नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं आपकी पहली क्लास। अध्याय का नाम है भारतीय कृषि का इतिहास, महत्व और क्षेत्र। यह आज हम शुरू कर रहे हैं। तो क्या आपको पता है कि भारत की कितने प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है? आज हम भारतीय कृषि के इतिहास के बारे में जानेंगे, इसके महत्व के बारे में जानेंगे और इसके क्षेत्र, इसकी शाखाएं क्या क्या है, हम उसके बारे में भी जानेंगे। अब मैं आपको की पॉइंट बताता हूं कि आज हम पढ़ेंगे क्या। आज हम भारतीय कृषि का इतिहास पढ़ेंगे, इसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे, IARI के बारे में पढ़ेंगे, ICAR के बारे में पढ़ेंगे, हरित क्रांति के बारे में पढ़ेंगे और यह कैसे काम करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर MS स्वामीनाथन कौन थे? एक सेकेंड। डॉक्टर MS स्वामीनाथन कौन थे? हम यह भी जानेंगे और इनका महत्व भारतीय कृषि में क्या है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो क्या हम शुरू करें आज की क्लास? चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले ये हटा देता हूँ ताकि मैं आपको और लिखा पाऊँ। क्या आपने एग्रीलेक्ट को सब्सक्राइब किया है? हमारे YouTube चैनल का नाम है एग्रीलेक्ट, इसे सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। इसको हम 3-4 अलग अलग बांट कर पढ़ेंगे। पहले हम शुरू कर रहे हैं इतिहास से कि भारतीय कृषि का इतिहास क्या है। प्राचीन काल से ही भारत कृषि प्रधान देश रहा है। महाभारत के काल में भी बताया गया है कि आप जल को संरक्षित कीजिए ताकि आपकी कृषि वर्षा पर निर्भर ना रहे। और भारतीय जो ग्रंथ है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, इनमें भी भारतीय कृषि का महत्व बताया गया है। पादप संरक्षण, उस टाइम पे भी भारतीय कृषि किस चरम पर थी वो आप देखेंगे। मैं आपको पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग बताऊंगा। हम पॉइंट वाइज चीज़ों को क्लियर करते जाएंगे कि 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। भारत विश्व का ऐसा पहला देश है जहाँ पर 2 फसलें एक साथ उगाई जाती थी।
महाभारत काल में भी जल संरक्षण के लिए बताया गया है कि आप जल संरक्षित कीजिए ताकि आपकी कृषि वर्षा पर निर्भर ना रहे। महाभारत में जल संरक्षित करने के महत्व के बारे में बताया गया है। भारत के जो आपने नाम सुना होगा ऋग्वेद, अथर्ववेद, इनमें भारतीय कृषि के बारे में क्या बताया गया है? देखिए, ऋग्वेद में पर्यावरण, वानिकी, कृषि उपकरण, इनके बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में पर्यावरण, वानिकी, जो भी मैं लिखा रहा हूँ आप उसको नोट डाउन कर लेना अपने नोटबुक में, और जो भी मैं लिखाऊंगा वो इम्पोर्टेंट ही लिखाऊंगा। पूरी थ्योरी मैं आपको नहीं लिखा पाऊंगा। जो इम्पोर्टेंट है, जो आपकी क्लास में आएंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी पॉइंट आउट करने वाली चीज़ें हैं, वो मैं आपको लिखाता हूँ। कि ऋग्वेद में पर्यावरण, वानिकी और कृषि उपकरण के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद, अथर्ववेद में पादप सुरक्षा संबंधित जानकारी दी गई है। अथर्ववेद में पादप सुरक्षा संबंधित जानकारी दी गई है। व्रत संहिता, व्रत संहिता में मृदा की जानकारी, सिंचाई की जानकारी, इनके बारे में बताया गया है। व्रत संहिता में मृदा वर्गीकरण, सिंचाई, कृषि उपकरण, मौसम पूर्वानुमान, इनके बारे में बताया गया है। आप देखिए कि भारतीय कृषि का इतिहास क्या है। भारतीय कृषि का इतिहास ये है कि महाभारत में जल संरक्षित करने के महत्व के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में पर्यावरण, वानिकी और कृषि उपकरण के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में पादप सुरक्षा के बारे में बताया गया है। और व्रत संहिता में मृदा वर्गीकरण, सिंचाई, कृषि उपकरण और मौसम पूर्वानुमान के बारे में बताया गया है। आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इनके बारे में सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं कि ऋग्वेद में किस के बारे में बताया गया है, भारतीय कृषि के बारे में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, और ये हमेशा से हर आपकी एग्ज़ाम में आपको इनमें से सीधा सीधा क्वेश्चन दिख जाएगा कि ऋग्वेद में क्या बताया गया है, अथर्ववेद में क्या बताया गया है, व्रत संहिता में क्या बताया गया है। आप इनके बारे में पूरा ध्यान रखना और इनको नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। अपनी जो किताब है आपकी कृषि की जो फर्स्ट चैप्टर है, उसी में आपको ये दिया गया है और सीधा सीधा क्वेश्चन भी आता है, तो आप उसमें नोट डाउन कर लेना या अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अगर आपने लिख लिया हो तो मैं ये मिटा देता हूँ। यह क्या है? यह कृष धातु से बना है। यह एक संस्कृत भाषा का शब्द है। यह संस्कृत भाषा का शब्द है, कृष धातु से बना है। इसका अर्थ है खींचना, जोतना, कृषि करना, एग्रीकल्चर। इसको हम
एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है, एगर या एग्री प्लस कल्चरा। एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ है एगर और या एग्री का अर्थ है मृदा, और कल्चर कल्चरा का अर्थ है जुताई करना या प्रबंधन करना। यह इम्पोर्टेंट है। मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट है मैं उस बात पे जोर दे रहा हूँ कि यह बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपकी एग्ज़ाम में सीधा सीधा आता है कि एग्री या एग्रीकल्चर किन दो शब्दों से मिलकर बना है और यह किस भाषा का शब्द है। एग्रीकल्चर एक लैटिन शब्द है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो आपको सिंपलीफाई करेगा कि नाम कैसे याद रखना है। जिन भी वर्ड के पीछे यहाँ पे दिख रहा होगा, जिन भी वर्ड के पीछे कल्चर आए तो वह लैटिन शब्द होगा, और जिस भी वर्ड के पीछे लोमी या लोजी आए तो वह ग्रीक शब्द होगा। आप ये अपनी नोटबुक में ऊपर या साइड में कहीं लिख लेना, ये आपको याद करने में हेल्प करेगा, ये ट्रिक है। लेकिन कई ऐसे शब्द भी हैं जो अपवाद हैं, जैसे जब संक्षिप्त में पढ़ाने का टाइम आएगा तो मैं वहाँ आपको क्लियरेंस करूँगा इन चीज़ों का कि कौन सा शब्द किस भाषा का है। हम वो यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन बस एक शब्द मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ लिख देता हूँ, आप ये मुझे बताइए कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है। मिटाता हूँ। दोस्तों, कृषि विज्ञान की परिभाषा क्या है? कृषि जीवन निर्वाह व आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए फसल उत्पादन व पशुपालन आदि की कला को कृषि विज्ञान कहते हैं। इसमें आप मत्स्य पालन भी, वानिकी, यह भी इसमें आते हैं। यह हो गया भारतीय कृषि का इतिहास और उसकी परिभाषा। आधुनिक भारत में कृषि का इतिहास क्या रहा है वो हम बताते हैं। आधुनिक भारत में भी डॉक्टर एम.एस. रंधावा की पुस्तक भारत में कृषि का इतिहास, डॉक्टर एम.एस. रंधावा ने एक पुस्तक लिखी थी। यह कृषि वैज्ञानिक थे। इनकी एक पुस्तक है भारत में
कृषि का, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी भारत में कृषि का इतिहास। इसमें भारतीय कृषि को, यह पुस्तक जो डॉक्टर एम एस रंधावा ने लिखी है भारत में कृषि का इतिहास, इसमें कृषि, भारतीय कृषि को एक विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है। आप अपनी बुक में एक पॉइंट लगाना, लिखना डॉक्टर एम एस रंधावा, फिर लिखना ऐसे पुस्तक और ऐसे पुस्तक का नाम, जिससे आपको ज़्यादा थ्योरी वाइज चीज़ें मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं याद करा रहा हूँ। क्लास में ही आप, अगर आपने एक बार ढंग से पढ़ लिया, एक बार क्लास आपने ढंग से देख ली, तो आपको वो क्लास पूरी प्रॉपर आपके दिमाग में छप जाएगी। क्लास में ही मैं आपको यह एकदम रटा के भेजूँगा। महत्व। अब ये बताइए दोस्तों कि कृषि का महत्व क्या है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी ये सब करने की, ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए 1899 से 1900 में एक बहुत भीषण अकाल पड़ा था। इसमें काफ़ी लोग, कई लाखों लोग मारे गए थे, और लोग बताते हैं कि पेड़ों के छिलके उतार उतार के भी लोग खा रहे थे, क्योंकि खाने को और कुछ नहीं था। तो इस समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए हमें क्या करना था। समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए भारत में 1904 में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की गई। अनेकों जो प्रॉब्लम्स थी इंडिया में, उनका स्थायी समाधान करने के लिए 1904 में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की गई। अगर आपको कोई पूछे कि भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना क्यों की गई, तो आप बता सकते हो कि भारत में अकाल जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान करने के लिए भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की गई। बहुत सिंपल है। अब मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ तक ये चीज़ें मैं आपको एक बार छोड़ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक आप ध्यान रखना। अब इसके आगे मैं आपको सन वाइज वो चीज़ें बता रहा हूँ कि 1904 में क्या हुआ। यहाँ तक मैंने आपको बताया कि 1899 से 1900 में एक बहुत भीषण अकाल पड़ा, और इसके स्थायी समाधान करने के लिए भारत में 1904 में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की गई। देखना, आपको याद करवा रहा हूं मैं, एकदम प्रॉपर आपके दिमाग में ये छप जाएगा। 1904 भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की गई। 1905 में बिहार के दरभंगा जिले में गंडक नदी के किनारे फिप्स ऑफ यूएसए, जिसे पूसा के नाम से हम जानते हैं, उसकी स्थापना की गई। 1905 में कृषि शोध कार्यों के लिए बिहार में दरभंगा जिले में गंडक नदी के किनारे यह एक संस्थान की स्थापना की गई। बिहार में दरभंगा जिले में गंडक नदी के किनारे कृषि शोध कार्यों के लिए बिहार में दरभंगा जिले में गंडक नदी के किनारे कृषि शोध कार्यों के लिए एक संस्थान की स्थापना की गई। फिप्स ऑफ यूएसए, जिसे पूसा के नाम से
हम आज जानते हैं। 1905 में इसकी स्थापना की गई और 1911 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कर दिया गया। देखिए 1904 में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की गई। 1905 में फिप्स ऑफ यूएसए पूसा की स्थापना की गई। इसका 1911 में नाम बदलकर इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कर दिया गया। नाम परिवर्तन हुआ 1919 में। 1919 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया, जिसे हम IARI के नाम से जानते हैं। उन्नीस सौ 19 में इसका नाम IRI, जिसे हम आज हम IRI के नाम से जानते हैं, उसका नाम इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट किया गया। अब आप ये एक बार ये सोचिए कि ये अगर बिहार में था तो ये आज हम दिल्ली में हम इसे कैसे जानते हैं। तो 1936 में बिहार एक बाढ़ से प्रभावित था और यह पूसा जो यह IRI जिसे हम जानते हैं, यह IRI संस्थान क्षतिग्रस्त हो गया था, तो वहाँ से यह स्थानांतरित दिल्ली कर दिया गया 1936 में। में दिल्ली स्थानांतरित हुआ। हम आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से जानते हैं। अब देखिए मैं आपको की पॉइंट बताता हूँ। 1904 में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना क्यों की गई। 1905 में बिहार में दरभंगा जिले में गंडक नदी के किनारे कृषि शोध कार्यों के लिए फिप्स ऑफ यूएसए एक संस्थान की स्थापना की गई। 1911 में इसका नाम इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च किया गया। 1919 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट किया गया। 1936 में यह दिल्ली स्थानांतरित हुआ, जिसे आज हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से जानते हैं। मैंने आपको 1936 दिल्ली स्थानांतरित तक मैंने आपको पढ़ाया कि आज हम जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से जानते हैं वो उसका इतिहास क्या रहा है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उसका नाम कब बदला। आप ये याद ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में यह डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। और मैंने आपको केवल 4 लाइनों में पूरा उसका इतिहास बता दिया है, तो सिंप्लीफाई मैंने आपको कर दिया है, बस आपको एक बार पढ़ना है। आप क्लास एक बार ढंग से देख लोगे, आपको प्रॉपर आपके दिमाग में छप जाएगा। अब 1960 के दशक, खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उस टाइम के तत्कालीन महानिदेशक जो डीजी थे, तत्कालीन महानिदेशक डॉक्टर बीपी पॉल और पूसा के निदेशक
डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। उन्नीस सौ साठ में खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1960 में खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तत्कालीन महानिदेशक डॉक्टर बीपी पॉल व पूसा संस्थान के निदेशक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने योजनाबद्ध तरीके से कृषि विकास की रूपरेखा रखी। इन दोनों ने कृषि विकास की रूपरेखा रखी। देखिए 1963 में जो वैश्विक स्तर पर जो बोने गेहूं के जनक हैं डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग 1963 में गेहूं के जनक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने भारत का भ्रमण किया था और खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर बीपी पॉल और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इस पे लगे हुए थे। तो और ये है उस टाइम पे भारत आए थे, तो क्या हो सकता है, कुछ बड़ा होने वाला था। बड़ा यह हुआ कि इनके प्रयासों से हरित क्रांति की शुरुआत हुई। अब मैं हरित क्रांति आपको संक्षिप्त में पढ़ाता हूं। इसके पहले मैंने आपको बताया कि हरित क्रांति की जो नींव है वो किसने रखी और यह क्यों ज़रूरी थी, क्योंकि खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत में खाद्यान्नों की उपलब्धता एकदम जीरो थी, तो उसकी सुनिश्चितता निश्चित करने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत हुई। यह है देखिए 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। जनक है इसके डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इसके जनक हैं और वैश्विक स्तर पर, यह भारतीय स्तर पर हैं और वैश्विक स्तर पर डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग वैश्विक स्तर पर और भारतीय स्तर पर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है। दोस्तों इस एक प्रोग्राम था HYPP हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। इसके तहत गेहूं और चावल के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। हरित क्रांति में फसलें तो और भी थी, जैसे फसलें मैं यहां लिखता हूं, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का। इसके तहत इसमें फसलें थी गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का और ज्वार, इन पर हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई वो गेहूं और चावल का जो प्रोडक्शन था वह बहुत ज़्यादा हुआ।
और इसका परिणाम क्या हुआ? हरित क्रांति का परिणाम क्या हुआ कि भारत खाद्यान्नों में इसका परिणाम यह हुआ कि भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बन गया। देखो, हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई। इसके जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे और वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मनी बोरलॉग थे। एक हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम चलाया गया जिसके तहत गेहूं और चावल के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। इसमें फसलें थी गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, और इसका परिणाम यह हुआ कि भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बन गया। यह आपकी थी हरित क्रांति। अगर आपने ये उतार लिया हो, आपने ये समझ लिया हो, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। एक बार वापस से बताता हूँ। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के प्रयासों से हुई। भारत में इसके जनक हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। वैश्विक स्तर पर डॉक्टर नॉर्मनी बोरलॉग हैं। एक प्रोग्राम चलाया गया जिसे हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम का नाम दिया गया। इसके तहत गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। इसमें फसलें गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार है, और इसका परिणाम ये हुआ कि भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बन गया। अब मैं आपको बताता हूं ICAR। ICAR क्या है? क्या आपको किसी को पता है? पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। स्थापना 16 जुलाई। ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 में हुई। और इसकी स्थापना कहाँ हुई? दिल्ली में। ICAR का पूरा नाम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका प्रशासन कौन करता है? इसको चलाता कौन है? यह है केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय। शिक्षा विभाग DARE। रिपोर्ट पर ICAR की स्थापना की गई। तो रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन की रिपोर्ट पर ICAR की स्थापना की गई। ICAR का अध्यक्ष कौन होता है? ICAR का अध्यक्ष भारतीय कृषि मंत्री होता है। भारतीय केंद्रीय कृषि मंत्री होता है। ICAR का जो अध्यक्ष है वह तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री होता है। जो अभी प्रेजेंट में कौन है, आपको किसी को पता है? अभी है शिवराज सिंह चौहान। और DG कौन है अभी?
डॉक्टर एम एल जाट। डॉक्टर एम एल जाट, हमें सबसे प्राउड करने की बात है कि डॉक्टर एम एल जाट हमारे ही जयपुर ज़िले से हैं। नई उन्नत तकनीकें शुरू करना, उन पे काम करना, कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना, इसकी स्थापना इस वजह से की गई कि नई कृषि तकनीकें, कृषि शिक्षा और नई फसलीय किस्मों पर हम काम कर सके, इसलिए आईसीएआर की स्थापना की गई। मैंने आज आपको पढ़ाया आईसीएआर के बारे में। तो आईसीएआर की स्थापना 16 जुलाई 1929 में दिल्ली में की गई। इसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका प्रशासन, मतलब इसको चलाता कौन है, तो केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय का एक विभाग है, DARE, वह इसको चलाता है। और यह रॉयल कमीशन की रिपोर्ट पर इसकी शुरुआत हुई। इसका कार्य नई कृषि तकनीकें, कृषि शिक्षा, नई फसलीय किस्में तैयार करने के लिए, उन पर काम करने के लिए इसकी स्थापना की गई। इसका अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय केंद्रीय कृषि मंत्री आईसीएआर का अध्यक्ष होता है। और अभी कौन है? अभी माननीय शिवराज सिंह चौहान इसके अध्यक्ष हैं। और DG डॉक्टर ML जाट है, जो जयपुर से हैं। आज मैंने आपको पढ़ाया भारतीय कृषि का इतिहास, पढ़ाया, हरित क्रांति पढ़ाई, आधुनिक भारतीय कृषि का इतिहास, ICAR। आपके पहले चैप्टर में इन चीज़ों का वर्णन है। मैंने यह आपको पॉइंट्स टू पॉइंट्स आपको यह लिखाया है और समझाया है, आपको समझ आया होगा। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। यह आज हमने पढ़ाया, कल इसकी हम शाखाएं पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर की शाखाएं क्या है। यह आज हमने मोटे मोटे भारतीय कृषि का इतिहास, हरित क्रांति, आधुनिक भारतीय कृषि का इतिहास, IARI, ICAR के बारे में पढ़ा। ये सभी इम्पोर्टेंट है। मैंने इनके बारे में आपको वर्णित रूप से आपको पढ़ाया है, पॉइंट्स टू पॉइंट्स, और बहुत बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया है। जो आपके एग्जाम में आएंगे वह पढ़ाया है। अब हम कल पढ़ेंगे शाखाएं और MCQ। पहले चैप्टर की शाखाएं और MCQ हम कल पढ़ेंगे। हम कल पूरा एक बार रिवाइज करेंगे, MCQ सॉल्व करेंगे। तो पढ़ के आना। और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो, आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को फॉरवर्ड कीजिए।